जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का 8वां सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का जो सेट है वो चलाया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म के भी बुक को कवर किया जा रहा है जो कि रिकमेंडेड पब्लिकेशन का है, और खान सर के बुक को भी कवर किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक समाप्त हो चुका है, यानी नेक्स्ट डे जो सेट होगा वो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। BSSC का भी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके वहां से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके या तो PDF प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन शहर है? ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। इसके बाद फिर लोथल है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो मुख्य रूप से 2 नगरों में विभाजित था। एक तो हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। वैसे तो आपको मैंने कई बार भी सेट में जितना भी आया है मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो है दोस्तों राखलदास बनर्जी ने किया है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 लोथल। कौन सा? लोथल। ये इसकी जो एज है वो लगभग 2400 BC के पुराना शहर माना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसका एज क्या है? 2400 BC, ध्यान में रखिएगा। इसलिए सबसे पुराना जो है लोथल है। लोथल है कहाँ? तो लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? तो लोथल जो है, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, जो भी कह लीजिए, या फिर पतन कह लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने किया था। किसने? SR राव ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखिएगा। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, उस चीज़ को नोट करते चले जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, यानी पहला उपदेश किसने कहाँ दिया था? तो ध्यान में रखिएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म से भी काफ़ी में जो है दोस्तों महत्व दिया जाता है। ग्रंथों में जो है दोस्तों ये सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहपुर। ये तो धर्मोपदेश हो गया। ये अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। सांची में क्या है? तो सांची में अशोक के द्वारा, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, एक शिलालेख है। गया में क्या था? तो गया नहीं बल्कि बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण कह लीजिए या फिर इनको मृत्यु कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर लगाएंगे ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में जो है दोस्तों की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निचली जातियों को और रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ठीक है, क्योंकि प्राचीन युग में क्या था? प्राचीन युग क्या कह लीजिए कि बहुत लंबे समय तक ब्राह्मणों का जो है ना अपना नाटक नौटंकी चलते रहा कि ये जो है ये उच्च कुल के हैं तो ये नीच कुल के हैं, इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा समथिंग। ज्योतिबा फूले ने जो है तो अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ध्यान में रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावे एक और थे भारतीय नेता, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था इनका? तेज बहादुर सप्रू। ये भी तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1930, 1931
1932 में। प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी और भीमराव के बीच में एक पैक्ट भी हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये हुआ कब था इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 24 सितंबर 1932। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बार बार इस तरह से क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूना पैक्ट की अपडेट सहित मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट आपको ओल्ड डेटेड क्वेश्चन हो गया, आज ही पूछ सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम को टफ करने के लिए इसको डेट भी दे दे, तो डेट में आप फंस जाएंगे। इसलिए 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 यानी ऑप्शन नंबर 1 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? कई बार मैंने बताया, जब जब साइमन का जिक्र हुआ तब तब मैंने बताया कि साइमन कमीशन में, याद रखिएगा, 100 से साइमन, 100 से 7 यानी टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। यही वजह था कि इसका विरोध हो रहा था। और 100 से 27 क्या है भाई? यानी 1927 यानी इसका गठन जो हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को। तरीका 100 से साइमन, 100 से 27 और 100 से 7, इसमें जो है ये इतने कहानी है इसमें, ठीक है। 27 में गठन हुआ, 7 मेंबर थे। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था जो दोस्तों साइमन कमीशन का, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है? कहता है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था, जबकि 1929 ईस्वी में किसान सभा की शुरुआत जो है दोस्तों गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, 3 कटिया प्रथा था। 3 कटिया प्रथा से जो है दोस्तों किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि इसके कारण खाद्यान्न के संकट के साथ साथ जो है भूमि की उर्वरता शक्ति भी जो है कम हो रही थी। यही वजह था कि बिहार में किसान आंदोलन लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह स्टेटमेंट किनका है? तो ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ये दिया हुआ स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट के साथ साथ आपको ईयर भी दे दिया है। संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं है? यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, आप गलती से नहीं लगा दीजिएगा बौद्ध धर्म। और संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल सही है। आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन दिया हुआ है, 2 है, 3, 4 और 5। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आप अगर 5 लगाते हैं तो ये गलत है। ये 5 प्रकार के न्याय नहीं, 5 प्रकार की रीट की चर्चा की गई है, तो 5 तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 न्याय की चर्चा की गई है। वो 3 न्याय कौन कौन सा है? तो एक सामाजिक न्याय है, नोट कर लीजिएगा, एक सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है और तीसरा जो है दोस्तों राजनीतिक न्याय है। ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन जो है वो न्याय नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो 12 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। कानूनी अधिसत्ता की जो है संकल्पना पहली बार हॉब्स ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, यानी किसमें निहित होता है? तो 13 का ऑप्शन आपका दिया हुआ है। एक तो राज्य सूची पर दिया हुआ है, दूसरा क्या है?
दूसरा है समवर्ती सूची पर, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, दूसरा समवर्ती सूची पर, तीसरा राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर, चौथा है संघ राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर। तो ध्यान में रखिएगा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है दोस्तों, और राज्य एवं समवर्ती सूची यानी ऑप्शन नंबर 3 दोनों पर है, जबकि संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको घोषित करेगा। तो ध्यान में रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। ध्यान में रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी जो है दोस्तों ये ठीक अल्टरनेट, ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ध्यान में रखिएगा कि पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे वार्डों में विभाजित किया जाता है। किसमें, छोटे छोटे वार्डों में विभाजित किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य चुनाव आयोग के पास होती है। किसके पास होती है, राज्य चुनाव आयोग के पास होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक के सुविधानुसार ही देय होगा। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये किसने दी थी, ऑप्शन नंबर 1 के.टी. शाह ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 विजय रूपाणी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यानी आपसे सैटेलाइट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान में रखेंगे 2 ऐसे उपग्रह हैं, एक तो शुक्र हो गया और दूसरा बुध हो गया। ये दोनों उपग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी क्या कहलाती है। आंसर लगाएंगे समवर्षा। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है कि मुरादाबाद यानी डैश यानी किस कार्य के हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला मनवाया है। आला नहीं लोहा मनवाया है, यानी समझ लीजिए। तो ध्यान में रखेंगे 21 जो है यानी मुरादाबाद का जो है दोस्तों ये पीतल के कार्यों के लिए ये फेमस है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है तांगनिका झील कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। तांगनिका झील जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांगनिका झील अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4। इस चीज़ को एक और ध्यान में रखिएगा कि इसका पानी जो है वो कांगो नदी में, कहाँ, कांगो नदी में बहता है, जो आगे चल करके आंध्र महासागर में विलय हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से यह रूस की जो बैकाल झील है ना, क्या है, बैकाल झील है, उसके बाद दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि विश्व की सबसे लंबी झील है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो और किसके देश के साथ, बांग्ला जो है म्यांमार के साथ लगता है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निवेश जानकारी एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको आप ICRA कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है। आंसर लगाएंगे 24 का, इसका मुख्यालय गुरुग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ICRA की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री उत्तरी
तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ध्यान में रखेंगे कि 8 डिग्री नहीं बल्कि 8 डिग्री 4 मिनट और से लेकर के उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये किसका लोकेशन है? ये भारत का लोकेशन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो उत्तरी लोकेशन हो गया। दक्षिणी लोकेशन की बात कर लें तो दक्षिणी लोकेशन जो है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लोकेशन है। ये पूर्वी देशांतर में अक्षांश में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है दोस्तों वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू तो होती है, जबकि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होता करके जो है दोस्तों कन्याकुमारी में ये समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ध्यान में रखेंगे कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में न जाकर के बल्कि अरेबियन सी में जाकर के ये गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा, ये दोनों के दोनों नाम से किसको जानते हैं? जबकि गोदावरी को जानते हैं। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ दे, ये तो दक्षिण गंगा हो गया, दक्षिण भारत की गंगा पूछ दे दक्षिण भारत की, तो आप कावेरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कावेरी लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है, खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज जो है खनिज क्षेत्र जो है उड़ीसा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जितने भी बिहार से मेरे मित्र लोग जुड़े होंगे सबको पता होगा तूर दाल को हम अरहर के भी नाम से जानते हैं। ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है क्या दाल में कार्बोहाइड्रेट और लोहा कैल्शियम जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में जो सबसे अधिक मृदा पाई जाती है वो कौन सा है? वो जलोढ़ मिट्टी है, और यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पोटास की मात्रा तो सबसे अधिक होती है, जबकि पोटेशियम की यानी के की जो है दोस्तों कमी होती है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो जो भी लुप्त प्राणी हो जाते हैं उसको किस बुक में रखते हैं? तो रेड डेटा बुक में रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बाजार मांग वक्र होता है कैसा? तो बाजार मांग जो होता है दोस्तों वो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा देश का दौरा किया था? सही आंसर लगाएंगे 34 का ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने सबसे पहले नेपाल का दौरा किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 11 जुलाई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा, डांडिया ये दोनों के दोनों गुजरात से संबंधित है। जबकि महाराष्ट्र के दो डांस का नाम देख लीजिए, तो एक लावणी फेमस है, लावणी, और दूसरा डिंडी, ये दोनों के दोनों कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। राजस्थान का देख लीजिए, तो राजस्थान का क्या है दोस्तों? तो गणगौर क्या है? गणगौर और घूमर। और हरियाणा की देख लीजिए, तो जिस तरह से राजस्थान का घूमर है तो हरियाणा का भी घूमर है, लेकिन फेमस की बात करें तो यहाँ पर आप राजस्थान ही लगाइएगा। तो हरियाणा का घूमर, लूर, फाग ये सब जो है हरियाणा का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है
कहते हैं कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का जो है दोस्तों 37 का ऑप्शन नंबर 3 एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीटों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वर्मी कल्चर में क्या है? वर्म कंपोस्ट का जो है अध्ययन किया जाता है। एक बच गया हॉर्टिकल्चर, तो इसमें बागवानी की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? यानी कोशिका की जो खोज है दोस्तों वो 1665 ईस्वी में, जो दोस्तों ध्यान में रखेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कहता है कि पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण एक क्या है? तो ध्यान में रखिएगा कि पाश्चुरीकरण जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा करने की प्रक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न और उच्च ताप का उपचार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये इन्होंने जो है पाश्चुरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो पाश्चुरीकरण का प्रक्रिया का आविष्कार जो है दोस्तों, सिद्धांत नहीं आविष्कार जो है लुईस पाश्चर ने ही दिया था। किसने? लुईस पाश्चर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, हाँ 40 में प्रश्न कहता है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 नाक। अगला प्रश्न है महाधमनी यानी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, यानी कहाँ से शुरू होती है? आंसर लगाएंगे महाधमनी माया नीलाइन से शुरू होती है। अगला प्रश्न है भ्रूण को जन्म देने वाला क्या कहलाता है? तो भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे स्टैटिक क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कहता है नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो 43 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों, किसने? डार्विन ने, यानी ऑप्शन नंबर 3। ध्यान में रखेंगे कि डार्विन ने जोर देकर के कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का मौका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कहता है एड्स किस तरह का जनित रोग है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 वायरल डिजीज है ये। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित 45 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से पूर्ण उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ब्रेड मोल्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कहता है विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन बी के कमी से होती है बेरी रोग। सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है, जिसको आप रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से जो है दोस्तों वो रतौंधी होता है, जबकि टीबी जो है दोस्तों ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है कि गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। यानी गैस एजेंसी में, तो गैस में एजेंसी में आपको क्या मिलता है? एलपीजी गैस, और एलपीजी गैस में द्रव होता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 47 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कहता है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना है? तो 48 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति किलो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? 49वां प्रश्न कहता है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा यानी समय अक्षांश के समानांतर हो तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान में रखेंगे जब वेग में आप त्वरण किसको कहते हैं? त्वरण का जिक्र तीनों में मिल रहा है ऑप्शन में। त्वरण कहते किसको है? तो त्वरण जो है वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। लेकिन आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इसमें कह रहा है कि ये एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समानांतर हो। तो आप इसमें देख रहे हैं कि त्वरण का तो कोई वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वरण 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा? तो चलती हुई कार बिल्कुल सही है। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कैन, एक कण, ये भी सही है। खिंचाव मुक्त नहीं, खिंचाव युक्त होना चाहिए। सॉरी, खिंचाव मुक्त बिल्कुल सही है। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, यानी जैसे खींच करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे में गतिज ऊर्जा होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है
ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किसमें? तो ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आयाम में निवृत्त होती है। किसमें? आयाम से जो है दोस्तों निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। कहता है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होगा तो पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्था मापक की एसआई मात्रक क्या है? आप कंफ्यूज करेंगे और आप लगाएंगे न्यूटन, जो कि गलती है। प्रत्यास्था मापांक का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता किसका है? तो ये पास्कल का एसआई मात्रक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि पानी में बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी में जो बुलबुले बनती है जिसमें चमक होती है ना, उसमें जो होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर। कहता है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास। तो ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको आप सभी कैंडिडेट का, इवन का सबका ये आदत होता है कि क्वेश्चन पे फोकस गया और आप क्वेश्चन बिना पढ़े निकल जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ओडोमीटर है, ओडोमीटर में आप आंसर ढूंढने लगेंगे। ओडोमीटर दिमाग में आया और आप आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे कि आंसर कहाँ है। इसके वजह से ये गलत हो जाती है। और आप क्या लगा के जाइएगा? डायरेक्शन लगा करके जाइएगा या फिर डिस्टेंस डायरेक्ट लगा कर जाइएगा, जो कि गलती है ना। गति लगा के जाइएगा, जो कि गलती है। ये पूछ रहा है कि ओडोमीटर जो है वो मील दूरी को मेजर किया जाता है, तो कंपास से क्या संबंधित है? तो कंपास से जो है दोस्तों ये डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ जल में बेलता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ किस प्रकार का पदार्थ है? आंसर लगाएंगे, वह जो है वो गैस है। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहता है देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अधातु है? तो ध्यान में रखेंगे कि फ्लोरीन जो है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अधातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो अल्फा कण का जो है दोस्तों द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? तो 60 का करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसमें बोरॉन का जो है दोस्तों ये सबसे अधिक आयनन विभव होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पीतरस अम्लीय होता है, पीतरस का स्राव यकृत से होता है, ये तो सही है। अमाशय रस में अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। पीतरस क्षारीय होता है, लीजिए 2 ऑप्शन तो कट गया, बाकी बचा 2 ऑप्शन आपके पास, या तो पीतरस अम्लीय होगा या तो पीतरस क्षारीय होता है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे पीतरस क्षारीय होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीतरस का पीएच वैल्यू होता है 7.7। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहते हैं अमोनियम एक आयन है, यानी अमोनियम किस प्रकार का आयन है? तो अमोनियम जो है दोस्तों एक संयुग्मी आयन है, अम्ल है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहता है देख लीजिए। 63वां प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 में KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो होगा दोस्तों वो 6 घट जाता है। कितना घट जाता है? 6 घट जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जा सकता है? यानी जो लोहे में जंग लगने से बचने के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक का लेप लगाते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं या गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? गैल्वेनाइजेशन। नोट कर लीजिएगा, ये काम देगा। ये तो ये सब बहुत ही आउटडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है, साइंस का बात है, ठीक है। तो आपको टफ क्वेश्चन बहुत देगा नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन का बात पूछ रहा है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ये जीवाश्म ईंधन नहीं बल्कि ये एटॉमिक ईंधन है। ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्या कहता है देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है ना, यह कोयले, पानी और हवा में
तैयार किया गया था। यह एक पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यानी देख लीजिए कितना अच्छा बात है। तो ये पूछ रहा है कि पहला पूर्ण सिंथेटिक रबर कौन था, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नायलॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। 67 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68वां प्रश्न देखिएगा। 68वां प्रश्न क्या कहता है, हाँ 68वां प्रश्न कहता है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में जो है दोस्तों तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। 68 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको FSSAI कहते हैं के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ध्यान में रखेंगे 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाजियाबाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। 70 कहता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 2030 तक। अगला प्रश्न है कटक जो कि निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है दोस्तों 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ में हुआ था। किसमें? हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का जो नाम था दोस्तों वो था जानकी नाथ बोस, जबकि माता का नाम प्रभावती था। ध्यान में रखेंगे उन्होंने कटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे तथा अंग्रेजों ने जो है इन्हें और अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। किस चीज़ का? राय बहादुर का खिताब भी दिया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। आंसर तो होगा श्रीरंगपट्टनम। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 20 नवंबर कब है? 20 नवंबर 1750 ईस्वी में जो दोस्तों कर्नाटक के देवना, कहाँ? कर्नाटक के देवनाहल्ली, हाँ देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पुराना नाम क्या था? पूरा नाम के बारे में बात पूछ रहे। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। इनका पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान फतेह अली खां। सुल्तान फतेह अली खान इनका पुराना नाम था। ध्यान में रखेंगे टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। BBC के खबर के अनुसार आज भी कहा जाता है कि लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों से मुकाबला के समय जो है करते समय श्रीरंगपट्टनम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर 4 मई कब? 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की जो है दोस्तों मौत हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो 73 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो दोस्तों वो ग्राम पंचायत का गठन का भी चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, किसने? हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच में ये लड़ा गया था। ध्यान में रखेंगे कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम, अवध के नवाब जो था सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समन्वयी दीन इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसने की थी। तो 75 का करेक्ट आंसर लगा लेंगे दोस्तों कि 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की जो है स्थापना किसने? अकबर ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर लगाएंगे नील। अमेजन के बाद तीसरी नदी जो है दोस्तों ये यांग तची नदी है, जो कि
चाइना की नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात कर ले तो टोटल लंबाई इसकी 6300 किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है। 77वां प्रश्न कहता है कि 1931 में पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पहला नाम जो था, इसका नाम था जो दोस्तों वो था पहली बोलती मूवी का नाम आलम आरा। क्या? आलम आरा। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसकी डायरेक्टर जो थे वो आरदेसर ईरानी थे। कौन थे? नोट कर लीजिए, आरदेसर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता ही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था। तो ब्रेक्जिट पर ध्यान में रखेंगे, ब्रेक्जिट पे जो है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ब्रेक्जिट जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो प्लस में ब्रिटेन, एक तो ब्रिटेन क्या था मैंने आपको बताया, एक तो ब्रिटेन और दूसरा एग्जिट, ये दोनों से मिल करके जो है दोस्तों ये ब्रेक्जिट शब्द बना हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ब्रिटेन जो है यूरोपियों से अलग होना, ब्रिटेन का यूरोप से अलग होना। इसका जो जनमत संग्रह का पूछ रहा है तो जून 2016 में इस पे जनमत संग्रह हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार यानी 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, 63वां रैंक है। अगला प्रश्न, जापान के संसद का नाम क्या है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, नेशनल डाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। इस सुधार कहाँ था? इसको हम व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। आंसर लगाएंगे हाथी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, देख लीजिए। 83 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो 83 का करेक्ट आंसर लगाएंगे चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये विश्व का धरोहर स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसको डीपीआई कहते हैं, निर्मित किया है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 84 का ऑप्शन नंबर 2, मार्च 2018। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि भारत के महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 85 का देख लीजिए, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। उन्हें संसद में मतदान देने का केवल अधिकार नहीं है, बाकी सारे के सारे आंसर सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। अगला सेट हम वॉल्यूम 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।